Hello everyone, this is Alka and I welcome you all to my channel Study with Alka. Hope you all are doing great and having a great time. Now students, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन भी कहा गया है और इसे इसलिए बैकबोन कहा जा सकता है क्योंकि 70% ऑफ जो इंग्लिश ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक को अगर हम पढ़ लें और अच्छे से समझ लें तो 70% ऑफ जो इंग्लिश ग्रामर है वो उसमें कवर हो सकता है। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आज का ये वीडियो होपफुली उन सब के लिए यूज़फुल है, या तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेज़ी भाषा सीखना चाहते हैं, या अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर पार्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर वो जो इंग्लिश सेक्शन में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब लैंग्वेज, जिसका हिंदी अर्थ होता है भाषा। स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा को सीखने और समझने के लिए जो सबसे बेसिक ज़रूरत होती है वो होती है हमारा उसके वोकैबुलरी और उसके ग्रामर पे कमांड होना चाहिए। वी शुड हैव अ फुल कमांड ओवर इट्स वोकैबुलरी एंड ग्रामर। बिना किसी भी भाषा के ग्रामर को जाने हम उसकी ग्रामर को जाने बगैर उस भाषा को नहीं सीख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो यदि किसी भाषा को समझना है, किसी लैंग्वेज को सीखना है, तो सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ क्या है, तो वो है उस भाषा के ग्रामर पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अब ये मैं बार बार ग्रामर बोल रही हूँ, तो ये ग्रामर होता क्या है? व्हाट इज़ दिस ग्रामर? तो बेसिकली ग्रामर क्या है? रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। को किसी भी भाषा को एक सर्टेन रूल के तहत बोला जाता है और उसी रूल बुक को, उसी रूल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश, जो कि एक भाषा है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके बेसिक एंटिटीज़ को जानना सबसे पहले बेहद ज़रूरी है। मैं ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रही हूँ, एकदम ही लोअर लेवल से, ताकि वो जो पहली बार इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एंटिटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंटिटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लेटर। लेटर क्या है? कुछ भी, बी ले लीजिए, ई ले लीजिए, सी, डी, एफ, जे, ये क्या है? लेटर्स हैं। नाउ देन कम्स अल्फ़ाबेट। अब लेटर और अल्फ़ाबेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेटर क्या है? बी, सी, एफ, डी, जे, किसी भी ऑर्डर में, इन एनी रैंडम ऑर्डर। बट जब इन लेटर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई टिल जी, दैट इज़ जेड तक, उसको हम क्या कहते हैं? उस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो लेटर क्या है? वर्ण है, और अल्फ़ाबेट क्या है? वर्णमाला है। अब लेटर और अल्फ़ाबेट के बाद आता है वर्ड। वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट कैन मेक अ प्रॉपर सेंस और मीनिंग। जब हम लेटर्स को प्रॉपरली कलेक्ट करें इन सच एन ऑर्डर, इस ऑर्डर में, इस तरह से, ताकि वो एक मीनिंग बताए, वो एक मीनिंग दर्शा सके, उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए CAT, कैट, इसमें 3 लेटर्स हैं, A, C, A एंड T। अब C को सबसे पहले लिखा गया, फिर A लिखा गया और फिर T लिखा गया, तो तब ये जाके बना CAT, कैट, जिसका मतलब होता है बिल्ली, और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल पाया, बिल्ली। तो लेटर, देन लेटर्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस मेक्स इट अल्फ़ाबेट, एंड देन जब लेटर्स को एक प्रॉपर कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जिससे कि कोई मीनिंग निकल सके, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो सके, उसको हम कहते हैं वर्ड। अब वर्ड के बाद आता है सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच एन ऑर्डर दैट इट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग।
लेटर्स अरेंज्ड इन सच एन ऑर्डर दैट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग मेक्स वर्ड, और जब इन्हीं वर्ड्स को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दें जिससे कि कोई अर्थ स्पष्ट हो तो वो बन जाता है सेंटेंस। अब जैसे CAT मिलके बना कैट, तो अब 2-3 वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे IT इट, IS इज अ कैट, इट इज अ कैट मीन्स यह एक बिल्ली है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया। तो लेटर्स, देन अल्फाबेट्स एंड देन कम वर्ड, और उसके बाद एक वर्ड की कलेक्शन जिससे कि एक प्रॉपर मीनिंग निकल सके, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, आई होप कि अभी तक आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है किसी भी लैंग्वेज का, और फॉर दैट मैटर स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे, आपको इस बारे में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि वो बनता कैसे है। लेटर्स यानी कि वर्ण, अब उस वर्ण का एक प्रॉपर ऑर्डर जो बनाता है वर्णमाला, और उस वर्णमाला के डिफरेंट वर्ण को यानी कि डिफरेंट लेटर्स को कलेक्ट करके अगर एक प्रॉपर मीनिंगफुल कुछ ऑर्डर बन सके, जिसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ स्पष्ट हो सके, तो उससे क्या बना, वर्ड बना, और देन वर्ड के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेंटेंसेस। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये पार्ट्स मतलब क्या, भेद। स्पीच मतलब क्या, जो हम बोलते हैं। स्पीच सिंपली क्या होता है, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है, या फिर जो भी हम लिखते हैं, उसको स्पीच कहते हैं। अब जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो क्या होता है, शब्दों में होता है और बेसिकली वाक्यों में होता है। तो स्पीच को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि स्पीच क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। स्पीच किससे बना है, सेंटेंसेस से बना है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है तो हमको समझना होगा कि एक सेंटेंस डिफरेंट वर्ड से बनता है और हर एक वर्ड का डिफरेंट फंक्शन होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया जो हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, उसके प्रॉपर उसके जो भी बोलते हैं या कहते हैं वो क्या है, समूह है वाक्यों का, और जिसको हम स्पीच कहते हैं। और इस स्पीच में क्या होता है, सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस किससे बने होते हैं, वर्ड से बने होते हैं। और वर्ड को ही, हर एक वर्ड जो है ऐसे जैसे तैसे नहीं हम उसको सेट कर सकते हैं। एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जिस हिसाब से प्रॉपर रूल होता है, जिस हिसाब से उस सेंटेंस में उस वर्ड को स्पेसिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। तो उसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करना पड़े तो क्या है, sentences are made of words, and according to English grammar these words are divided into different categories based on their function. वाक्य क्या है, शब्दों से बना हुआ है, और इंग्लिश ग्रामर रूल के हिसाब से जो ये शब्द हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे, उनके जॉब के बेसिस पे, उनके जॉब टाइटल के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और therefore they are given different names. तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो नेम given to every word in a sentence on the basis of its function makes part of speech. ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। मेनली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेनली देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या क्या है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, व्हाट आर दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच? दोज आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। मैंने जिस ऑर्डर में पढ़ा ठीक उसी सीक्वेंस में हमें समझना पड़ेगा, तब उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब सबसे पहले नाउन,
इस स्लाइड को अगर आप क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, देन एडवर्ब, देन preposition, then conjunction and finally comes interjection. इस वीडियो में हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक डेफिनेशन को बस समझेंगे और मैं आपको बस उस बेसिक डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूँगी. वी विल जस्ट ब्रश अप द बेसिक्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर मैं आगे फर्दर डिफरेंट वीडियोस डालूँगी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. मतलब नाउन का एक अलग ही वीडियो आएगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. नाउन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक उसी तरह प्रोनाउन भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है. तो एक वीडियो में सब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही बोरिंग टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए भी समझना. तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्या करेंगे, तो इन बेसिक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं उस बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी. तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन पे. तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? नाउन रेफर्स टू द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया. नाउन क्या है? नाउन जिसका हिंदी होता है संज्ञा. तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी प्राणी या भाव को दर्शाए. आइडिया का हिंदी कह सकते हैं भाव. अब नाउन के अंडर अगर नाउन को आइडेंटिफाई करना हो तो सिंपली ऑल दोज थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं उसको नाउन कहते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेम, मैरी, डॉग, कैट, स्कूल, टीचर, फ्रीडम. ये क्या है? मैरी, डॉग, कैट, स्कूल, टीचर, ये क्या है? ये नेम्स है, नेम ऑफ एनिमल्स एंड नेम ऑफ पर्सन. ठीक है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं. अब दिल्ली, मुंबई, झारखंड, इंडिया, ये क्या है? नेम ऑफ प्लेसेस हैं. तो इसको हम लोग नेम ऑफ प्लेस हो गया, नेम ऑफ एनिमल हो गया, नेम ऑफ थिंग, चेयर, पेन, नेम ऑफ थिंग्स सच एज चेयर, पेन, ये सब. अब फ्रीडम, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये क्या है? इसको टच नहीं कर सकते हैं पर इसको फील कर सकते हैं. तो ये भी नाउन में ही आता है और इन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एक फॉर्म ऑफ नाउन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मैरी इज़ अ ब्रेव गर्ल. मैरी इज़ अ ब्रेव गर्ल. इसमें मैरी क्या है? नेम ऑफ अ गर्ल है, एक लड़की का नाम है, व्यक्ति का नाम है. तो ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया. एंड गर्ल, गर्ल भी क्या है? एक नाम है. तो उसको वो भी किसके कैटेगरी में आ गया? नाउन की कैटेगरी में आ गया. अब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि नाउन भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. यहाँ पे मैरी जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है. मैं इसको डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी अगले वीडियो में. अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. अगला एग्जाम्पल लेते हैं. राज वॉन्ट्स टू मैरी सिमरन. तो यहाँ पे राज क्या है? नाउन है. सिमरन क्या है? ये भी एक नेम है, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आ गया. दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. दिल्ली क्या है? एक नेम ऑफ अ प्लेस है. सिटी क्या है? शहर को कहते हैं. तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन है. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अब हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि कोई भी सेंटेंस जो होता है इंग्लिश में वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बीच में वर्ब लगता है एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है. तो अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, गीता लाइक्स ऑरेंजेस. गीता लाइक्स ऑरेंजेस. तो यहाँ गीता क्या है? सब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो डूअर ऑफ द
डूअर को बोलते हैं, मतलब जो कोई काम कर रहा है, वर्ब जिसके द्वारा किया जा रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एंड लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ऑरेंजेस क्या हो गया, किस चीज़ को पसंद किया जा रहा है, किस पे काम हो रहा है, पसंद वर्क जिस पे हो रहा है, एक्शन जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हो गया डूअर ऑफ द एक्शन, लाइक करने का काम कौन कर रहा है, गीता कर रही है। किस चीज़ को पसंद किया जा रहा है, ऑरेंज को पसंद किया जा रहा है। तो गीता और ऑरेंज दोनों क्या है, नेम है। नेम, गीता हो गया नेम ऑफ पर्सन एंड ऑरेंजेस हो गए नेम ऑफ फ्रूट। तो बेसिकली इससे क्या समझ में आया कि नाउन का फंक्शन क्या है। नाउन का फंक्शन है यूजुअली वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट और इट फंक्शंस एज एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर वर्ब। होप अभी तक आपको नाउन का बेसिक क्लियर हो गया होगा। नाउन क्या है, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाउन रेफर्स टू द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। अ पर्सन, प्लेस, थिंग ये सब तो कॉमन प्रॉपर नाउन में आ गया। आइडिया क्या है, भाव है, जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन का फंक्शन क्या होता है, ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। अगली पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड at the place of a noun. Pronoun refers to the words that are used in place of a noun. सर्वनाम, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग हो। ठीक है, प्रोनाउन refers to the words that are used in place of a noun. अब सपोज एक पूरा सेंटेंस है कि मैरी इज अ गर्ल, मैरी इज अ ब्रेव गर्ल, मैरी स्टडीज इन क्लास 5। अब बार बार मैरी का नाम यूज करने से ये सेंटेंस क्या हो जाता है, थोड़ा रिपीटेटिव या मोनोटोनस हो जाता है। अब इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यानी कि पहली बार हमने मैरी का नाम यूज़ कर लिया, दैट मैरी इज़ अ गर्ल। सेकेंड टाइम जब हम बोलेंगे कि मैरी इज़ अ ब्रेव गर्ल, तो हम लोग मैरी की जगह एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यानी कि शी इज़ अ ब्रेव गर्ल एंड शी स्टडीज इन क्लास 5th। शी स्टडीज इन क्लास 5th। अब प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज़ होता है, तो इसका भी फंक्शन नाउन के सिमिलर ही होगा, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसी भी सेंटेंस में। और प्रोनाउन का एक और यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन of the similar word in a sentence and thus making sentence more appropriate। ठीक है, अब प्रोनाउन जो है वो भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आ गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सबको हम अगले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव रेफर्स टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एंड मॉडिफाइज और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी दे या फिर की विशेषता बतलाए। दोज वर्ड्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, ब्रेव, ब्यूटिफुल, एक्सेट्रा। अब एक सेंटेंस है,
मैरी इज़ अ ब्रेव गर्ल। तो यहाँ पे मैरी हो गया नाउन, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव। ब्रेव क्या है? ब्रेव का हिंदी हो गया साहसी। मैरी कैसी लड़की है? ये मैरी के बारे में अधिक जानकारी किस शब्द ने दी? ब्रेव शब्द ने। ब्रेव ने डिस्क्राइब किया मैरी को। तो मैरी एक लड़की है, और कैसी लड़की है वो? तो वह एक साहसी लड़की है। मैरी इज़ अ ब्रेव गर्ल। सो ब्रेव क्या हो गया यहाँ पे? ब्रेव हो गया हमारा एडजेक्टिव। मैरी और गर्ल क्या हो गया? हमारा नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर। मेरे लंबे बाल हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या बताता है कि मेरे कैसे बाल हैं? लंबे बाल हैं। एलिफेंट्स आर फैट। हाथी मोटे होते हैं। हाथी मोटे होते हैं। तो एलिफेंट कैसे होते हैं? एलिफेंट के बारे में जानकारी, एलिफेंट्स के बारे में जानकारी कौन से शब्द, कौन सा वर्ड दे रहा है? फैट। तो फैट, लॉन्ग, ब्रेव, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी वेरियस काइंड्स के होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, सब्जेक्टिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग वर्ब पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो जो चेंजेस होते हैं वो हमारे वर्ब में ही होता है। अभी सिर्फ इसके बेसिक डेफिनेशन को जानते हैं। क्या है? वर्ब रेफर्स टू वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन, एक्सपीरियंस और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब का बेसिक डेफिनेशन अगर किसी से पूछा जाए तो वो बोलेगा कि ये डूइंग वर्ड है या एक्शन वर्ड है। रॉन्ग। वर्ब सिर्फ कोई एक्शन या डूइंग को नहीं बताता है, सिर्फ किसी क्रिया को वर्ब नहीं कहते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, हिंदी अर्थ क्रिया है, पर वो एक्शन और एक्सपीरियंस के साथ स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, यानी कि कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैरी प्लेज बैडमिंटन। मैरी प्लेज बैडमिंटन। तो यहाँ पे मैरी क्या है? नाउन है। बैडमिंटन क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? मैरी है, बैडमिंटन है, ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? प्लेज है। सब्जेक्ट जो है वो खेल रहा है, किस चीज़ से? तो बैडमिंटन से खेला जा रहा है। तो प्लेस क्या है? एक्शन हो रहा है, और इस एक्शन को ही हम लोग वर्ब कहते हैं। पर अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंट है, वह इंटेलिजेंट है। यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, बट स्टिल इस सेंटेंस में एक वर्ब है, वो है इज़। इज़ जो है वो एक वर्ब है, और वो यहाँ पे इस किस चीज़ का काम कर रहा है? बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई चीज़ एग्जिस्ट है, किसी चीज़ का प्रेजेंस बता रहा है कि यह लड़का क्या है? इंटेलिजेंट है। तो स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले शब्द को भी हम लोग वर्ब ही कहते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पे डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पर ये जो इज़ वर्ड है ये क्या बता रहा है कि कोई लड़का जो है, एक लड़का है, ही इज़ इंटेलिजेंट, यह लड़का इंटेलिजेंट है। सेकेंड, दे आर प्लेइंग। अब थर्ड क्या है? दे आर प्लेइंग। यहाँ पे प्लेइंग तो मेन वर्ब है, ठीक है, बट यहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया है आर को, ये बताने के लिए कि यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब है, पर एक और वर्ब है, वो है आर, जिसको हम ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन क्या है? इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। बट नहीं, हमेशा इज़, एम, आर, वॉज, वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। इन चीज़ों को हेल्पिंग वर्ब्स तभी कहेंगे जब वो किसी मेन वर्ब के आगे लगा हुआ है। यानी कि अगर ही इज़ प्लेइंग होता तो यहाँ इज़ क्या होता? इज़ होता हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्यों?
क्योंकि वो मेन वर्ब प्लेइंग को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे हेल्प करने के लिए लगा हुआ है। बट ही इज़ इंटेलिजेंट में इज़ जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो वो यहाँ इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं, स्टेटिव वर्ब। एक टर्म है स्टेटिव वर्ब। तो जब इज़, एम, आर, वॉज, वर बिना किसी मेन वर्ब के किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो वहाँ इस ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में फॉल करता है। बट अगर इज़, एम, आर, वॉज, वर ये किसी मेन वर्ब के आगे लगा हुआ है, उसको हेल्प कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तब वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ के इस स्लाइड के थर्ड एग्जाम्पल में है, दे आर प्लेइंग, मतलब वह खेल रहे हैं। प्लेइंग को सपोर्ट करने के लिए आर लगा हुआ है, तो थर्ड एग्जाम्पल में आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। पर सेकेंड एग्जाम्पल में इज़ क्या है, वो स्टेटिव वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। और फर्स्ट एग्जाम्पल में तो डायरेक्ट एक्शन ही है। सो होप कि वर्ब के बारे में आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि वर्ब जो है वो क्या है, एक्शन बताते हैं, एक्सपीरियंस बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। और जब कोई वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग बताता है तो उसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब के दो फॉर्म्स अभी तक हम लोग जानते थे, वो था कि मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। बट नहीं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अलावा एक वर्ब होता है, वो है स्टेटिव वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर बिना किसी मेन वर्ब के किसी सेंटेंस में हो, तो वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, क्योंकि वो क्या दिखाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस बताते हैं। Now we will move on to next part of speech and that is adverb. Adverb को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब adverb का definition हम पहले जान लेते हैं क्या होता है। Adverb refers to the word that gives information about an adjective, verb and another verb in a sentence. अब adverb से पहले हमने तीन चीज़ें पढ़ी, नाउन प्रोनाउन के अलावा तीन चीज़ें पढ़ी, वो था वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा और अभी हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो जो किसी सेंटेंस में वर्ब के बारे में बताए या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताए या फिर किसी और एडवर्ब की क्वालिटी को बताए या क्वालिफाई करे, उन शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मैरी डांसेस ग्रेसफुली। मैरी क्या है, नाउन है, डांसेस क्या है, वर्ब है, और किस तरह से डांस किया जा रहा है, ग्रेसफुली डांस किया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ब है डांस और ग्रेसफुली क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में सीधे सीधे एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडवर्ब है। यहाँ पे जो ये ग्रेसफुली है, ये किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, जो वर्ब है, डांस करने का वर्ब है, एक्शन है जो मैरी के द्वारा किया जा रहा है, उस चीज़ को बता रहा है। बट अब सेकेंड एग्जाम्पल पे जब मूव ऑन करेंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल है, शी डांसेस क्वाइट ग्रेसफुली। अब क्या है कि मैरी जो है वो काफ़ी खूबसूरती से नाचती है, काफ़ी ग्रेसफुली नाचती है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होता है कि क्वाइट ग्रेसफुली, यहाँ पे क्वाइट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ पे शी डांसेस क्वाइट ग्रेसफुली, तो यहाँ शी डांसेस क्वाइट ग्रेसफुली, तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो है वो क्या है कि काफ़ी खूबसूरती से नाचती है। ग्रेसफुली ऑटोमेटिकली एक क्या है, एडवर्ब है, बता रहा है जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब है डांस, वो किस तरह का हो रहा है, बहुत ही ग्रेसफुल हो रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में ये जो ग्रेसफुल है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि कितने ग्रेसफुली डांस किया जा रहा है, क्वाइट ग्रेसफुली डांस किया जा रहा है। तो इसके डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि पहले क्या था
कि किस चीज़ को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, वर्ब की इन्फॉर्मेशन। पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया कि वर्ब की इन्फॉर्मेशन दे दिया। सेकेंड एग्जाम्पल के द्वारा किसको क्वालिफाई किया, तो एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में ग्रेसफुली, जो कि ऑटोमेटिकली एक एडवर्ब है, उसको भी और अच्छे से उसकी विशेषता बता रहा है। क्वाइट ग्रेसफुली, वह बहुत ही काफ़ी खूबसूरती से नाच रही है। तो ग्रेसफुली जो ऑलरेडी एक एडवर्ब है, उसकी भी विशेषता बताए तो वह भी एक क्या है, एडवर्ब ही कहलाता है। थर्ड एग्जाम्पल पे मूव ऑन करते हैं कि शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल डांसर। शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल डांसर। तो ग्रेसफुल क्या है हमारा, ग्रेसफुल हमारा यहाँ पे हो गया, ग्रेसफुली एडवर्ब था बट ग्रेसफुल एडजेक्टिव है। और कितनी ग्रेसफुल है वो, तो वेरी ग्रेसफुल है। तो पहले सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, वर्ब की क्वालिटी बता दिया ग्रेसफुली, तो वो एडवर्ब हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में ऑलरेडी प्रेजेंट एक एडवर्ब जो कि ग्रेसफुली है, उसकी क्वालिटी बता रहा है वर्ड क्वाइट, तो यह भी एक एडवर्ब हो गया। और तीसरे सेंटेंस में जो एक एडजेक्टिव है ग्रेसफुल, उसकी भी क्वालिटी बता रहा है, यानी कि वेरी ग्रेसफुल। तो वेरी क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। पहले एग्जाम्पल में हमारा एडवर्ब है ग्रेसफुली, सेकेंड में हमारा एडवर्ब क्या है, क्वाइट, एंड थर्ड में हमारा एडवर्ब क्या है, तो वेरी। तो एडवर्ब किन किन चीज़ों के बारे में बताता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दें तो वो हमें बताता है किस चीज़ की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी, वर्ब को क्वालिफाई करता है, सेकेंडली एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एंड थर्डली एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक प्रेपोजिशन ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। बट क्यों यूज होता है, फंक्शन क्या है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, उसके फंक्शंस के बेसिस पे। तो प्रेपोजिशन का क्या फंक्शन है, प्रेपोजिशन का फंक्शन ये है कि वह रिलेशन बताता है, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के रिलेशन बताता है उस नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस में मौजूद प्रेजेंट अदर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with another noun or pronoun present in that sentence. Preposition किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, ये उसका पोजीशन हो गया, ठीक है। पर क्या करता है लग के, उसका फंक्शन क्या है, तो वह उस सेंटेंस में प्रेजेंट अदर नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन बताता है, उसका संबंध बताता है। प्रेपोजिशन को हिंदी में हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो जो दो नाउन, मान लीजिए दो नाउन है, उन दोनों के बीच में एक प्रेपोजिशन लग गया, तो इन दो नाउन के बीच का रिलेशन बताने का काम प्रेपोजिशन करेगा। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन और टू रिलेट, टू प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही सैट ऑन द चेयर। ही हो गया प्रोनाउन, चेयर हो गया अनदर नाउन। अब ही और चेयर के बीच का संबंध क्या है, ऑन। ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, वह चेयर के ऊपर बैठा है। यह चीज़ किस शब्द से पता चल रही है, ऑन से पता चल रही है, क्योंकि हमको पता है कि ऑन का मतलब होता है ऊपर बैठना। तो ही हो गया एक प्रोनाउन, चेयर हो गया एक नाउन, और इस नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यह बताने वाला जो वर्ड है, इसी को प्रेपोजिशन कहते हैं। और यहाँ पे इस सेंटेंस में ही सैट ऑन द चेयर, तो वह चेयर पर बैठा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज। वह ब्रिज के ऊपर से
ड्राइव करता हुआ चला गया, गाड़ी चलाता हुआ चला गया। तो ही हो गया नाउन, ब्रिज हो गया अनदर नाउन। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या बता रहा है? ओवर बता रहा है कि ब्रिज के ऊपर से गाड़ी चलाता हुआ ले जाया जा रहा है। इसको बताने वाला क्या है? ही यानी कि सब्जेक्ट और ब्रिज यानी कि ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच जो रिलेशन बता रहा है उसी शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो ओवर क्या हो गया यहाँ पे? प्रेपोजिशन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कंजंक्शन। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। इसका सिंपल मीनिंग है ये दो, इस कंजंक्शन को अगर तोड़ दे तो कन और जंक्शन। कॉन का मतलब होता है टुगेदर और जंक्शन का मतलब होता है लिंकिंग, ठीक है। तो लिंकिंग पॉइंट। तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड को बोल सकते हैं जो दो वर्ड्स या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को, दो फ्रेज या दो क्लॉज को लिंक करे, जोड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सो, अनटिल, बिकॉज, इवन, एंड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कंजंक्शन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरी वेंट टू द सुपरमार्केट। मैरी सुपरमार्केट गई एंड बॉट ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस खरीद के लाई। तो दो पार्ट ऑफ स्पीच, मैरी वेंट टू द सुपरमार्केट, बॉट ऑरेंजेस। इन दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो शब्द है एंड, इसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। अगला क्या हो गया? अगला एग्जाम्पल, शी गोज टू द टेनिस क्लब बिकॉज शी लाइक्स टू प्ले टेनिस। She goes to the tennis club because she likes to play tennis. तो because क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है यहाँ पे। She goes to the tennis club, ये एक सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है she likes to play tennis। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज हुआ है वो है because। अगला सेंटेंस एग्जाम्पल है she likes swimming even in water, sorry, she likes swimming even in winter। तो यहाँ पे even क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन है। she likes swimming को किस सेंटेंस के अगले पार्ट से यानी कि in winter से जोड़ रहा है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है सेंटेंसेस, सॉरी, इंटरजेक्शन। Interjections express strong emotion and are often followed by an exclamation point. Simply interjection क्या है कि heightened emotion को शो करता है और exclamatory signs जो होते हैं, जो exclamatory signs होते हैं, उसी से end होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं ब्रावो, उप्स, आह, यह, अल्लास, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शन के। हाइटेंड इमोशन शो करता है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं सिंपल। सो होपफुली डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग टॉपिक पे यानी कि नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और ये सब जानेंगे। आज के लिए इतना है। बाकी अभी एक और मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी एंड पीपल रश्ड फास्ट टू बुक टिकट्स, इस सेंटेंस में क्या नाउन है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है और कमेंट करना है आपको कमेंट सेक्शन में। सेकेंड है ग्रेट, मीरा एंड हर फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विथ हाईएस्ट स्कोर इन क्लास। इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करके क्या जो भी आंसर है वो आपको कमेंट करना है नीचे और मैं आपको अगले वीडियो में इसके आंसर्स बताऊंगी। होप अभी तक आप लोगों को जो बेसिक्स हैं वो बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ hit the like button
share and subscribe my channel. Thank you.